तो पहला कि रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स क्या होते हैं और दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं। जब आप संपत्ति का अंतरण करें तो अंतरण में जब किसी प्रकार का एग्रीमेंट लिखित रूप में होता है, संविदा आप जानते हैं कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परिभाषित करता है संविदा का। प्रसंविदा क्या होती है, कॉवेनेंट्स क्या होते हैं। तो जब आप संपत्ति का अंतरण करते हैं तो अंतरण में लिखित रूप में जो करार कहते हैं उसको हम कहते हैं कॉवेनेंट्स। संपत्ति के अंतरण के माध्यम से आप जब लिखित रूप में, ना कि मौखिक रूप में, एग्रीमेंट या एग्रीमेंट करें, करार करें या संविदा करें, लेकिन लिखित रूप में करें। और कब करें, जब आप संपत्ति का अंतरण कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कॉवेनेंट्स। ये कॉवेनेंट्स क्या हो सकते हैं कि संपत्ति तो आप अंतरित कर ही रहे हैं, ये कॉवेनेंट्स क्या करते हैं, जो प्रसंविदा होती है वो क्या करती है कि अंतरिति पर जिसको प्रॉपर्टी प्राप्त हो रही है या तो कुछ निर्बंधन लगा सकती है। किस बात को लेके, संपत्ति के उपयोग को लेके या संपत्ति के एंजॉयमेंट को लेकर। संपत्ति का अंतरण हो रहा है लेकिन अंतरण के साथ ही एक प्रसंविदा की जा रही है, और प्रसंविदा क्या की जा रही है, उस संपत्ति के उपयोग को लेकर किसी प्रकार का हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि हम प्रसंविदा समझ जाएंगे तभी धारा 40 समझ पाएंगे। तो एक संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, उसी अंतरण विलेख में कुछ करार भी किया जा रहा है, तो इसको हमने प्रसंविदा कह दिया। ये करार क्या होगा, ये जो व्यक्ति संपत्ति अंतरण के बाद प्राप्त करने वाला है, अंतरिति है, उसको संपत्ति के उपयोग पर कुछ निर्बंधन लगा देंगे या उसकी यूज पर, एंजॉयमेंट पर कहें, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो हमने धारा 11 पढ़ी थी। धारा 11 क्या कहती है कि जहां संपत्ति को आत्यंतिक रूप से अंतरित कर दिया गया है, क्या ऐसे निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, कैसे निर्बंधन लगाए जा सकते हैं संपत्ति पर। आप संपत्ति अंतरित कर दे रहे हैं और उसके बाद अब दो लोगों पर ही वो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट तो पर्सनल चीज होती है, संपत्ति से उसका क्या लेना देना। सामान्य नियम तो यही है कि दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों उस वचन को पालन करने के लिए बाध्य हैं, संपत्ति से उसका लेना देना नहीं है। ये सामान्य नियम होता है। लेकिन इस सामान्य नियम से थोड़ा सा यहां पर विचलन होता है कि संपत्ति को अंतरित भी किया जा रहा है और साथ ही जो दो पक्षकार हैं वो एक प्रसंविदा भी कर रहे हैं। प्रसंविदा का मतलब क्या है कि जो संपत्ति सामने वाला प्राप्त करेगा, अंतरिति प्राप्त करेगा, उसके उपयोग को निर्बंधित किया जा रहा है। तो हमने धारा 11 पढ़ी थी कि क्या ऐसा उपयोग आप निर्बंधित कर सकते हैं, तो धारा 11 मना कर देती है। धारा 11 क्या कहती है कि संपत्ति के ऐसे उपयोग को आप निर्बंधित नहीं कर सकते हैं। धारा 11 कहती है जहां संपत्ति के अंतरण पर, उस संपत्ति में, जहां संपत्ति के अंतरण, धारा 11 को एक बार देख रहे हैं, जहां संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में किसी व्यक्ति का हित, किसी व्यक्ति के पक्ष में हित आत्यंतिक रूप से स्पष्ट कर दिया गया। धारा 11 कहती है यदि आपने संपत्ति का अंतरण कर दिया और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपने किसी के पक्ष में क्रिएट कर दिया, लेकिन आपने क्या किया कि अंतरण में कुछ आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, और रिस्ट्रिक्शन आपने किस संबंध में लगाए कि संपत्ति का विशिष्ट रीति से ही उपयोग किया जाएगा या उपयोजन किया जाएगा। वही एंजॉयमेंट पर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। यदि आप प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर रहे हैं और साथ ही संपत्ति के उपयोग या उपयोजन पर निर्बंधन लगाते हैं, तो धारा 11 कहती है कि वहां जो संपत्ति को अंतरिति प्राप्त करेगा वो अंतरिति इस प्रकार प्राप्त करेगा कि कोई निर्बंधन नहीं था। मतलब कि आप यदि संपत्ति को एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर निर्बंधन नहीं लगा सकते। धारा 11 ये कहती है। तो फिर ये धारा 40 क्या कहती है, ये सामान्य नियम है कि आप संपत्ति को एब्सोल्यूट ट्रांसफर करते हैं तो आप उसके उपयोग को डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक बार आपने प्रॉपर्टी दे दी तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी प्राप्त करेगा वो अब अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी का उपयोग करेगा। आप प्रॉपर्टी दे भी दें, पैसा भी ले लें, प्रतिफल भी ले लें और सामने वाले को बताते भी नहीं कि इसका उपयोग कैसे करो, ये नहीं चलेगा। लेकिन धारा 11 एक अपवाद भी देती है कि किस जो विक्रेता था या अंतरक था उसके पास दो प्रॉपर्टी थी, उसके पास दो प्रॉपर्टी थी और उसने अपनी एक प्रॉपर्टी किसी को अंतरित कर दी, तो वो जो प्रॉपर्टी उसके पास बची हुई है उस प्रॉपर्टी के फायदाप्रद उपयोग के लिए, जो बची हुई प्रॉपर्टी अंतरक के पास है उसके फायदाप्रद उपयोग के लिए अंतरक क्या कर सकता है कि ऐसे उपयोग के निर्बंधन को, उपयोग पर निर्बंधन लगा सकता है। ये कहां लगाया जा रहा है, सामान्य नियम यह है कि आप उपयोग पर निर्बंधन नहीं लगा सकते। सामान्यतः यही कहा जा रहा है कि आप
उपयोग पर निर्बंधन नहीं लगा सकते। लेकिन जब आपके पास दो प्रॉपर्टी हैं और एक प्रॉपर्टी आपने अंतरित कर दी और एक प्रॉपर्टी अंतरक ने अपने पास रख ली, तो अंतरक ने जो प्रॉपर्टी अपने पास रखी है उस प्रॉपर्टी के फायदाप्रद उपयोग के लिए वो निर्बंधन लगा सकता है। धारा 11 ये कहती है, धारा 11 सामान्य नियम कहती है कि आप निर्बंधन नहीं लगा सकते। एक शर्त पे आप लगा सकते हैं कि यदि प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी थी अंतरक के पास, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है और उसमें से एक प्रॉपर्टी उसने किसी को अंतरित कर दी, तो जो प्रॉपर्टी अंतरक के पास बची हुई है उस प्रॉपर्टी के फायदाप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वो जो प्रॉपर्टी अंतरित कर रहा है उसके अंतर्रीति को कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप यहां पर इस प्रकार उपयोग करेंगे, इस प्रकार उपयोग नहीं करेंगे। तो धारा 11 में जो ये अंतरण के साथ उपयोग पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, वो रिस्ट्रिक्शन आप किसके माध्यम से लगाएंगे? वो रिस्ट्रिक्शन आप किस माध्यम से लगाएंगे? वही कवेनेंट्स के माध्यम से लगाएंगे, प्रसंविदा के माध्यम से लगाएंगे। वही दोनों पक्षकारों के बीच एक करार भी होगा, प्रॉपर्टी अंतरित भी हो रही है और एक करार भी हो रहा है। दोनों पक्षकार करार कर रहे हैं कि हम यहां पर ये जमीन, हम इसमें कभी नाली नहीं बनाएंगे, इस जमीन में हम कभी यहां पर पेड़ों को नहीं काटेंगे। ये कवेनेंट्स किए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी अंतरित भी की जा रही है और उस प्रॉपर्टी के भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जाएगा वो भी किया जा रहा। तो धारा 11 कहती है सिर्फ एक जगह आप ऐसा कर सकते हैं कि अंतरित कर दें और उस प्रॉपर्टी के उपयोग को भी आप निर्बंधित कर दें, जबकि अंतरक के पास एक प्रॉपर्टी बच रही है, उसके पास कई प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर कर दी और बची हुई प्रॉपर्टियों के फायदाप्रद उपयोग के लिए वो इस प्रकार कर सकता है, निर्बंधन लगा सकता है। अब धारा 11 में जो निर्बंधन है, धारा 11 में जो निर्बंधन लगाया जा रहा है उसके पक्षकार कौन होंगे? सिर्फ अंतरक और सिर्फ अंतर्रीति। धारा 11 कहती है कि अंतरक लगाएगा और अंतर्रीति उसका पालन करेगा, अंतरक और अंतर्रीति होंगे। और धारा 11 कहती है कि जो निर्बंधन लगाया जा रहा है ये एफर्मेटिव भी हो सकता है और ये रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकता है। धारा 11 में आप उपयोग पर निर्बंधन लगा रहे हैं, तो धारा 11 में जो उपयोग पर आप निर्बंधन लगा रहे हैं, तो आप निर्बंधन इस प्रकार भी लगा सकते हैं कि ये प्रत्येक वर्ष इस खेत की बढ़िया से सफाई करेगा या इस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा। ये एफर्मेटिव हो गया, कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा। तो धारा 11 में इस प्रकार का निर्बंधन लगाया जा सकता है। और ऐसा भी लगा सकते हैं धारा 11 के तहत कि ये इस प्रकार का काम नहीं करेगा, निवारण भी किया जा रहा है, तो रिस्ट्रिक्टिव भी लगाया जा सकता है। तो धारा 11 बात करती है एफर्मेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है उपयोग पर, और धारा 11 के तहत उपयोग पर रिस्ट्रिक्टिव जो है कवेनेंट से वो भी किया जा सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है कि आप इस प्रकार उपयोग नहीं करेंगे या इस प्रकार का कोई काम करेंगे। अब आते हैं धारा 40 पर। धारा 40 उसी धारा 11 के सिद्धांत को और दूर तक ले जाती है। धारा 11 में हमें क्या पता चला कि धारा 11 कहती है कि स्थावर संपत्ति के फायदा उपयोग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं जो अंतरक के पास बची हुई है, और आप कैसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? एफर्मेटिव भी लगा सकते हैं और रिस्ट्रिक्टिव भी लगा सकते हैं। कुछ करने के लिए भी कह सकते हैं कि इस पर तुम प्रत्येक वर्ष सफाई करोगे इस खेत की, या कह सकते हैं कि तुम इस पर कभी भविष्य में नाली नहीं बनाओगे, कुछ भी कह सकते हैं। धारा 40 क्या कहती है कि नहीं, आप एफर्मेटिव रिस्ट्रिक्शन धारा 40 के तहत नहीं लगा सकते। धारा 40 के तहत एफर्मेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। धारा 40 कहती है सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव कन्वेंट्स ही आप कर सकते हैं। अब एक बार धारा 40 का जो पहला हिस्सा उसको देख लें, जहां की निजी स्थावर संपत्ति के अधिक फायदाप्रद उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति का, देखिए वहां पर अंतरक शब्द लिखा हुआ था, धारा 11 में अंतरक शब्द लिखा हुआ था कि अंतरक की अन्य संपत्ति, जहां कोई स्थावर संपत्ति, धारा 11 देखिएगा और धारा 40 में अंतर भी यहीं पे समझ में आएगा कि धारा 40 कहती है वहां इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे अधिपार्जर जो अंतरक से निदेश का प्रवर्तन कराने के लिए रखता, मतलब अंतरक ही प्रवर्तित करा सकता है धारा 11 के तहत। पर यहां क्या लिखा हुआ है? किसी अन्य व्यक्ति, जहां निजी स्थावर संपत्ति के अधिक फायदाप्रद उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति की स्थावर संपत्ति में, अंतरिति भी नहीं कहा जा रहा, दूसरे व्यक्ति की स्थावर संपत्ति में किसी हित या सुखाचार पर अनाश्रित यह अधिकार है कि वह पश्चात कथित संपत्ति का किसी विशिष्ट रीति से उपयोग किए जाने पर अवरोध लगा दे। या तो कहा किसी व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति के प्रति है, यह अधिकार है कि वो संपत्ति के उपयोग
पर किसी प्रकार का निर्बंधन लगा दे, और निर्बंधन कैसा, अवरोध लगा दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे संपत्ति के उपयोग को। ऐसा किसी के पास पावर है, ऐसा किसी के पास अधिकार है, किसी के पास है, किसी के प्रति है, ऐसा कहा जा रहा। अंतरक और अंतरिति की बात नहीं हो रही कि सिर्फ अंतरक और अंतरिति पर हम रुक जाएं। तो क्या कर सकता है, अब इसका तीसरा पैरा देखेंगे, वहां ऐसे अधिकार ऐसे अंतरिति के विरुद्ध तो प्रवर्तित की जा सकेगी जिसको उसकी सूचना है, या जो संपत्ति जिस पर तद द्वारा प्रभाव पड़ा है आनुग्रहिक अंतरिति है, किंतु उस अंतरिति के विरुद्ध नहीं जो सप्रतिफल है। इस पर मतलब कहा जा रहा है कि जिसके पास अधिकार है वो धारा पैरा 3 कहता है कि ऐसे अधिकार का वो प्रवर्तन करा सकता है। अब इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि जो पहला पैरा है वो क्या कहता है। पहला पैरा एक कवेनेंट्स की बात कर रहा है कि संपत्ति ट्रांसफर की जा रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसी के साथ जो अंतरक है और जो अंतरिति हैं वो एक कवेनेंट्स करते हैं। तो यहां पर वचन कौन दे रहा है, देखिए अंतरक और अंतरिति, यहां पर दो पक्ष मिलेंगे हमें, एक अंतरक और अंतरिति, और एक मिलेगा प्रसंविदाकार और जिसके पक्ष में प्रसंविदा की जा रही है। अंतरक कौन हो गया, जो प्रॉपर्टी का मालिक है। अंतरिति कौन हो गया, जिसके पास प्रॉपर्टी जा रही है। प्रसंविदा कौन कर रहा है, अंतरिति यहां पर प्रसंविदाकार हो गया। अंतरिति वचन दे रहा है कि मैं भविष्य में इस जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करूंगा, और किसके पक्ष में दे रहा है, प्रसंविदाकारी हो गया कौन, कन्वेटर हो, कन्वेंटर कहें उसको, कि कन्वेंटर कौन हो गया, अंतरिति कन्वेंटर हो गया, और जो कन्वेंटी है वो कौन हो गया, अंतरक कन्वेंटी हो गया। पक्षकार समझ लीजिएगा, पक्षकार जरूर समझिएगा कि अंतरक और अंतरिति जो प्रॉपर्टी एक दूसरे को दे रहे हैं प्रॉपर्टी के संबंध में, और प्रसंविदा के संबंध में पक्षकार कौन हो गए, अंतरिति हो गया प्रसंविदाकार, और जिसके पक्ष में वचन दिया जा रहा है कन्वेंटी कौन हो गया, अंतरक कन्वेंटी हो गया। ये पक्षकारों को समझ लीजिएगा। तो अब बात ये आती है कि ये प्रसंविदाकार ने क्या वचन दिया है, प्रसंविदाकार ने जो वचन दिया था अंतरण विलेख में, उस वचन को पालन कराने का अधिकार किसके पास चला गया, प्रसंविदा जिसके पक्ष में की गई है। तो प्रसंविदाकार कौन हो गया, अंतरिति हो गया, और किसके वचन किसको दिया गया है, अंतरक को दिया गया। अंतरक के पक्ष में एक अंतरक के पास एक अधिकार आ गया। क्या अधिकार आ गया कि वो संपत्ति तो दे रहा है, लेकिन चूंकि अंतरिति ने, प्रसंविदाकार ने एक वचन उसको दे दिया है, और वचन क्या दिया है कि संपत्ति का वो इस प्रकार से उपयोग नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट से गठित हो गया है। तो अंतरक के पक्ष में, या जिसको कहें कि प्रसंविदाकारी कन्वेंटी के पक्ष में एक अधिकार सृजित हो गया, प्रसंविदाकारी के पक्ष में एक अधिकार सृजित हो गया कि अंतरिति से इस प्रकार वो संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित कर सकता है। और ये क्यों करेगा, मोर beneficial enjoyment of his own immovable property and independent of another interest in the property, any easement thereon। तो जो अंतरक है वो अंतरक ऐसी प्रसंविदा क्यों करवा रहा था, अंतरक ऐसी प्रसंविदा क्यों करवा रहा था अंतरिति से, कि उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस दूसरी प्रॉपर्टी का वो ज्यादा फायदाप्रद उपयोग सुनिश्चित कर पाए। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ये धारा 40 है, ये उतनी स्पष्ट नहीं है, या इस सिद्धांत को कहें तो थोड़ा सा समय लेता है सिद्धांत। और यहां पर यदि प्रसंविदा आप समझ जाएं, जो अंतरक और अंतरिति समझ जाएं, फिर वचन कौन किसको दे रहा है, तो अंतरिति वचन दे रहा है अंतरक को, अंतरिति अंतरक को वचन दे रहा है। धारा 11 के साथ समस्या क्या थी कि इस वचन का पालन सिर्फ अंतरक करा सकता है, पर धारा 40 क्या कहती है, इस वचन का पालन अंतरिति का समनुदेशिति, अंतरक ने अपना अधिकार भविष्य में किसी को दे दिया तो वो भी करा सकता है, और किसके विरुद्ध करा सकता है, यदि अंतरिति ने अपना दायित्व किसी को दे दिया तो उसके विरुद्ध भी करा सकता है। तो ये धारा 40 यहां पर आगे जाकर बात करती है। देखिए यहां पर दो संपत्तियां हैं, देखिए दो संपत्तियां, एक व्यक्ति है का, उसके पास दो संपत्तियां। लिखते जाएं आप प्रॉपर्टियों का डिटेल तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि एक व्यक्ति का है, उसके पास दो संपत्तियां हैं, एक संपत्ति है पा और एक संपत्ति है मां। ये इसी से आप समझ पाएंगे कि कैसे धारा 40 आगे जाकर बात करती है, धारा 11 से ज्यादा आगे चली जाती है। तो ए के पास दो संपत्तियां, का के पास दो संपत्तियां, एक प्रॉपर्टी है पा और एक प्रॉपर्टी है मां प्रॉपर्टी है। लिखते जाएंगे आप,
तो जरूर इसको समझ में आएंगे। अब जो का ने क्या किया कि वो पा प्रॉपर्टी थी उसकी, उसने बा को बेच दिया। का प्रॉपर्टी थी, उसने बा को विक्रय कर दिया। अब उसके बाद क्या करता है का कि जो मां प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख लेता है। ठीक। अब जब उसने का ने पा प्रॉपर्टी बा को बेचा था, तो उसने कहा था ये जो मां प्रॉपर्टी, एक दूसरी प्रॉपर्टी जो अंतरक के पास बच रही है, कहा था कि देखो बा बी, मैं तुमको ये प्रॉपर्टी तो दे रहा हूं, लेकिन मेरी ये जो जमीन है, इस जमीन में हवा आती जाती रहे, इसीलिए मैं तुमको जो जमीन बेच रहा हूं, उस जमीन पर तुम कोई निर्माण नहीं करोगे। सब ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति के पास दो प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी उसने किसी को बेची, और जिसको बेची उससे उसने संविदा कर ली, प्रसंविदा कर ली लिखित रूप में, कि मैं तुमको ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, लेकिन तुम इस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करोगे, इसको हमेशा खुला रखोगे। क्यों? क्योंकि मेरी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, मां प्रॉपर्टी जो मेरे पास बच रही है, उस प्रॉपर्टी को मैं उसके फायदाप्रद उपयोग के लिए जरूरी है कि यह स्थान खुला रहे। अब आगे क्या हुआ? धारा 40 क्या कहती है? धारा 40 कहती है अन्य व्यक्ति। तो अब आगे क्या किया कि बा ने ये प्रॉपर्टी किसको बेच दी? दा को बेच दी। अभी का से प्रॉपर्टी बा ने खरीदी थी एक प्रसंविदा के साथ, और आगे अब बा ने वो प्रॉपर्टी किसको बेच दी? दा को बेच दी। और दा से बता दिया कि देखो यार, इस प्रॉपर्टी जो मैंने का से खरीदी थी, तो का ने कहा था कि इसमें निर्माण मत करना, तो मैं तुमको ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, लेकिन तुम भी इसमें निर्माण मत करना। तो यहां दा जो प्रॉपर्टी खरीद रहा, तीसरा व्यक्ति आ गया। पहले वाले अंतरण से आगे एक अंतरिति आ गया। अब यहां पर बा अंतरक हो गया और दा अंतरिति हो गया। लेकिन बा ने क्या किया, जब प्रॉपर्टी अंतरित की तो दा को सूचना दे दी कि देखो यहां पर निर्माण नहीं करना। मेरी पहले वाले विक्रेता से एक संविदा हुई थी और उस संविदा की उसने सूचना दे दी और बेच दिया। बा ने अब पा प्रॉपर्टी दा को बेच दिया। तो यहां पर जो का है, वो का अब उस प्रसंविदा का पालन दा से भी करा सकता। धारा 40 यही कहती है कि अब प्रसंविदा किस प्रकार की है? नकारात्मक है, प्रिवेंटिव है, रिस्ट्रिक्टिव है, कि उपयोग पर निर्बंधन लगा रही है कि आप ये काम नहीं करेंगे। तो धारा 11 कहती थी कि सिर्फ अंतरक और अंतरिति उस प्रसंविदा का पालन करा सकते हैं, लेकिन धारा 40 कहती है कि अन्य व्यक्ति। अब इस जो दूसरा अंतरण हुआ बा और दा के बीच, उसमें का क्या है? का कुछ नहीं है, अन्य व्यक्ति हो गया। लेकिन अब का भी अपने उस अधिकार का प्रवर्तन जो उसको बा के विरुद्ध था, वो किसके विरुद्ध करा सकता है? दा के विरुद्ध करा सकता है। ठीक। अब मान लीजिए कि का के पास जो प्रॉपर्टी थी, मां प्रॉपर्टी बची थी, उसी के फायदे के लिए तो वो दा से कहेगा कि यहां निर्माण मत करना। अब जो का था, उसने भी अपनी प्रॉपर्टी चा को बेच दी। का ने भी अपनी प्रॉपर्टी चा को बेच दी। मतलब पहले वाले अंतरण के दोनों पक्ष बदल गए। पहले वाले अंतरण में का अंतरक था और बा अंतरिति था, तो का ने भी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और बा ने भी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। तो का ने अपनी प्रॉपर्टी किसको बेच दी? चा को बेच दी, जो उसके पास बची हुई थी, और बा ने अपनी प्रॉपर्टी जो पी प्रॉपर्टी थी वो दा को बेच दी। तो धारा 40 कहती है अब जो चा है, नया व्यक्ति आया है जिसके पक्ष में अधिकार सृजित है, पूर्व से उसके अंतरक के पक्ष में अधिकार सृजित था, तो उस अधिकार का प्रवर्तन अब चा भी दा के विरुद्ध करा सकता है। चा भी रोक सकता है कि दा तुम इस पी प्रॉपर्टी पर निर्माण नहीं करोगे, क्योंकि मुझे जो एम मां प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसके अंतरक से, उसके स्वामी से तुम्हारे स्वामी ने तुम्हारे विक्रेता ने एक करार किया था। तो यहां पर देखिए धारा 40 कहां चली आई कि अंतरक और अंतरिति, पहले वाले अंतरण के जो अंतरक और अंतरिति से उनसे ज्यादा नीचे तक चली आई। उनके बाद भी यदि कोई अंतरिति आता है, आपस में आते हैं, तो वो अधिकार शिफ्ट होता रहेगा। वो अधिकार शिफ्ट होता रहेगा, जिसको वो प्रॉपर्टी, मां प्रॉपर्टी जाएगी, जिसके जिसके पक्ष में जाएगी, उसके उसके पक्ष में पी प्रॉपर्टी के अंतरिति को दायित्व का पालन करना पड़ेगा। तो धारा 40 यही बात करती है। धारा 11 से अंतर भी यहीं पर हमको समझना पड़ेगा कि धारा 11 कहती है अंतरक ही प्रवर्तित करा सकता है, लेकिन धारा 40 कहती है सिर्फ अंतरक नहीं, अन्य व्यक्ति लिखा हुआ है और किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता है। तो धारा 40 कहती है कि जो भी अंतरिति आते जाएंगे, चाहे का के आए चाहे बा के आए, वो इस प्रसंविदा का पालन करा पाएंगे। लेकिन कब? तो पैरा 3 बताता है कि जो बाद वाला अंतरिति है, जैसे दा आया,
दा ने प्रतिफल के साथ अंतरण प्राप्त किया है और उसको उस प्रसंविदा की सूचना थी, तब ही का प्रवर्तित करा पाएगा अधिकार को। और या कि अनुग्रहिक अंतरण है, वहां पर भी का प्रवर्तित करा पाएगा। प्रतिफल के साथ है तो तभी प्रवर्तित करा पाएगा का दा के विरुद्ध जब उसको सूचना थी, और जब फ्री में पा रहा है दा प्रॉपर्टी तो वहां पर जो फ्री में पा रहा है तब तो प्रवर्तित करा ही पाएगा। तो ये बात थी पहला कि जहां हम बात कर रहे थे कि रिस्ट्रिक्टिव कवरेंट्स की। तो धारा 11 से दो चीजें हमने अंतर की यहां पर। धारा 11 कहती है अंतरक ही करा पाएगा और अंतरिति के विरुद्ध ही करा पाएगा। धारा 40 कहती है ऐसा नहीं है, सिर्फ अंतरक ही नहीं करा पाएगा, अंतरक के जो असाइनी होंगे वो भी करा लेंगे और अंतरिति के असाइनी होंगे वो भी करा लेंगे। धारा 11 कहती है कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकता है। जो कवरेंट्स है वो सकारात्मक काम करने के लिए भी कह सकती है, नकारात्मक काम ना करने के लिए भी कह सकती है। लेकिन धारा 40 कहती है नहीं, हम सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव कवरेंट्स की बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव कवरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अंतर जरूर जानिएगा धारा 40 और धारा 11 में। अब जो ये बात थी कि हमने एक सामान्य सिद्धांत पढ़ा कि ये तो प्रसंविदा है, जब आप संविदा पढ़ेंगे तो संविदा पक्षकारों को ही बाध्य करती है। तो यहां कहां पक्षकार तो प्रसंविदा के का और बा थे, तो क्यों चा और दा आपस में एक दूसरे के दायित्वों का पालन कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा? संविदा के बारे में तो यह है कि जो वचन देगा वही पालन करेगा, जो वचन देगा वही पालन करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो चा आया है बाद में प्रॉपर्टी प्राप्त कर रहा है, मां प्रॉपर्टी को, वो भी पालन कर रहा है, जो दा है वो पी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर रहा है वो भी पालन कर रहा है, ऐसा क्यों है? तो यहां पर धारा 40 तब काम आती है जबकि कवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, कवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड होने चाहिए। कवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड मतलब क्या है कि जो प्रसंविदा है वो एनेक्स टू द लैंड, भूमि से जुड़ी हुई होनी चाहिए, भूमि से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी वो प्रसंविदा काम करेगी धारा 40 के तहत। अब भूमि से जुड़ी हुई कब मान सकते हैं? भूमि के साथ साथ चलने वाली होनी चाहिए। धारा 40 के लिए प्रसंविदा का पालन तभी आगे के लोग करेंगे जबकि जो प्रसंविदा है वो भूमि के साथ साथ चलने वाली हो। तो भूमि के साथ साथ चलने वाली कब माना जाएगा प्रॉपर्टी को? जब वो भूमि को प्रारंभ से ही बाध्य कर देती है या जो भूमि के स्वभाव, गुण या मूल्य को प्रभावित कर देती है। भूमि के साथ साथ चलने वाली प्रसंविदा तब माना जाएगा जब वो भूमि को मूल रूप से बांध देती है या भूमि के स्वभाव या गुण को या मूल्य को प्रभावित करती है। अब ये भूमि के साथ साथ चलने वाली प्रसंविदा भी, देखिए चीजें उतनी आसान नहीं है यहाँ पर धारा 40 को लेकर, तो आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब हमने क्या पढ़ा कि कवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड होने चाहिए। अब ये कवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड भी दो तरह से हो सकते हैं, एट लॉ आर इन इक्विटी, एट लॉ आर इन इक्विटी। ये जो भूमि के साथ चलने वाली संविदाओं का सिद्धांत है ना, ये इंग्लिश लॉ का सिद्धांत है। तो भूमि के साथ चलने वाली संविदाएं दो तरह से प्रवर्तित कराई जा सकती हैं, एक तो लॉ के माध्यम से या एक कहें कि इक्विटी के माध्यम से। तो लॉ के माध्यम से जहां प्रवर्तित होंगी भूमि के साथ चलने वाली संविदाएं, तो हम उनको किस प्रकार समझेंगे? उनको समझने की जरूरी है कि जो बेनिफिट प्रसंविदा के साथ तैयार हुआ था वो कहां चला जाएगा। अब यहां पर फिर प्रसंविदा के पक्षकारों को समझिएगा कि एक था कन्वेंटर और एक था कन्वेंटी, प्रसंविदाकार और प्रसंविदाकारी। तो वचन किसने दिया था? अंतरिति ने दिया था। और किसको दिया था? अंतरक को दिया था, प्रसंविदाकारी को दिया था। तो जो भूमि के साथ चलने वाली संविदाएं हैं वो विधि के माध्यम से प्रवर्तित होंगी, ये तब कहा जाएगा जबकि जो बेनिफिट किसके पक्ष में पैदा हुआ था? बेनिफिट पैदा हुआ था अंतरक के पक्ष में, या जिसको कहें कि प्रसंविदाकारी के पक्ष में। तो ए कवेनेंट्स रन विद द लैंड एट लॉ व्हेन द बेनिफिट ऑफ इट पासेस टू द असाइनी ऑफ द कन्वेंटी। भूमि के साथ चलने वाली संविदा विधि के माध्यम से कब प्रवर्तित होगी? जबकि जो बेनिफिट पैदा हुआ था, बेनिफिट किसके पक्ष में पैदा हुआ था? कन्वेंटी के पक्ष में पैदा हुआ था। तो भूमि के साथ चलने वाली संविदाएं लॉ के माध्यम से जब प्रवर्तित होती हैं तो ये बेनिफिट कहां पासेस हो जाता है? कन्वेंटी के असाइनी को चला जाता है। जिसको भी कन्वेंटी मतलब अंतरक अपना अधिकार असाइन करेगा उसके पास ये
प्रवर्तित कराने का अधिकार भी चला जाएगा। और जो बर्डन है, बर्डन भी कैसे जाएगा, कन्वेंटर का जो असाइनी होगा उसके ऊपर चला जाएगा। जब लॉ के माध्यम से प्रवर्तित होता है ये आपका कन्वेंट रनिंग विद द लैंड ऑफ द लॉ, तो वहां पर जो कन्वेंटी के पक्ष में अधिकार पैदा हुआ था वो उसके असाइनी के साथ चला जाएगा, और जो कन्वेंटर ने के पक्ष में दायित्व पैदा हुआ था वो उसके असाइनी के साथ चला जाएगा। जब इक्विटी के माध्यम से यही चीज प्रवर्तित होगी तो वहां पर कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द असाइनी ऑफ द कन्वेंटर। तो वहां पर कैन बी की बात आ जाती है कि कन्वेंट्स रन विद द लैंड इन द इक्विटी व्हेन द बर्डन ऑफ इट कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द असाइनी ऑफ द कन्वेंटी। तो जो लॉ के माध्यम से होगा वहां तो पासेज हो जाएगा, अपने आप लॉ ही पास करा देगा, और जहां इक्विटी के माध्यम से होगा वहां कैन बी की बात आती है, तो फिर न्यायालय के पास जाना पड़ेगा और न्यायालय तय करेगा। एक इसमें अच्छा मामला हुआ टक्स बनाम मोक्से का मामला हुआ, उससे भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि टक्स बनाम मोक्से का इसमें अच्छा मामला है, उसको जरूर देखिएगा आप लोग, परीक्षाओं में आता है। उसमें ही इसका जो इलस्ट्रेशन ही मान सकते हैं कि वादी के पास एक खाली स्थल था और उसी के साथ एक संलग्न भवन था। एक व्यक्ति के पास एक खाली स्थल था और उसी के साथ एक संलग्न भवन था। अब जो खाली स्थान था, उसने पहला वाला जो स्वामी है उसकी बात हो रही है कि खाली स्थान पर उसने क्या किया कि बगीचा बना लिया था, भवन, उसके सामने गार्डन बना लिया। अब बेचारे को पैसे की जरूरत पड़ी तो गार्डन उसने बनाया था, अपने हाथों से उसने पौधे लगाए थे, उसने भवन बेच दिया, खाली स्थल बेचा कि खाली भवन में तो रहेगा, खाली स्थल उसने बेच दिया। और खाली स्थल जिसको बेचा उससे कहा कि हम तुमको ये बेच तो रहे हैं बगीचा, लेकिन एक शर्त के साथ बेच रहे हैं। शर्त क्या लगा दी कि तुमको ये स्थान खाली ही रखना पड़ेगा और तुम इसको बगीचे के रूप में ही उपयोग करोगे। मतलब रोक दिया कि जमीन भी हम उसको दे रहे हैं अंतरिति को, ट्रांसफरी को, और उसको रोक भी दे रहे हैं कि इस जमीन का उपयोग तुम सिर्फ बगीचे के रूप में करोगे, इसके अलावा नहीं कर पाओगे। निवारण कर दे रहे हैं उसको, रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं कि नहीं, इसका तुम इससे अदर उपयोग नहीं कर पाओगे। अब क्या हुआ कि भवन को अपने पास रख लिया। और क्यों किया था उसने? क्योंकि वो भवन में रहे तो अपने फूलों को देखता रहे, इसलिए उसने किया था। मतलब अपने भवन के फायदाप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उसने इस प्रकार का कवर्नेंस किया था। जो अंतरिति था, जिसने जमीन को खरीदा, वो तैयार हो गया, उसने वचन दे दिया, हाँ साहब हम कभी नहीं बनाएंगे, इसको हम बगीचे के रूप में ही मेंटेन करेंगे, आप अपने छत में बैठ के हमारे फूल निहारते रहें। ये संविदा हो गई दोनों के बीच, ये कवर्नेंस है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के साथ उसके उपयोग को लेकर एक दोनों पक्षकार एक प्रसंविदा कर ले रहे हैं। तो धारा 11 कहती है इस प्रसंविदा का पालन अंतरक और अंतरिति करा सकते हैं। लेकिन धारा 40 क्या कहती है कि अंतरक अपना अधिकार किसी को बेच दे या अंतरिति अपना किसी अधिकार किसी को बेच दे तो उनके विरुद्ध भी प्रवर्तित कराया जा सकता है, उनके विरुद्ध भी प्रवर्तित कराया जा सकता है। तो अब मान लीजिए कि जो अब आगे जिस व्यक्ति ने बगीचा खरीदा था वो अपना बगीचा किसी और को बेच देता, लेकिन उसको बता देता है कि साहब देखो वो मकान का मालिक है ना, उसने हमसे संविदा की थी और हमने भी उसको वचन दिया था कि यहां पर बगीचा ही रखेंगे। तो यदि अब बाद में जिस व्यक्ति ने बगीचे को खरीदा था वो अपना उस बगीचे किसी दूसरे को बेचता है तो अब मालिक उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भी प्रवर्तित करा सकता है। लेकिन कब? जबकि दूसरे व्यक्ति को उसकी सूचना रही हो और दूसरे व्यक्ति ने प्रतिफल देकर लिया हो। प्रतिफल देकर लिया है तो सूचना होनी जरूरी है, या दूसरे व्यक्ति ने फ्री में लिया, आनुग्रहिक अंतरण है, तो वहां पर भी जो भवन का मालिक है उस फ्री में पाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अपने अधिकार को प्रवर्तित करा सकता है। और यदि मान लीजिए कि भवन के मालिक ने अपना भवन बाद में किसी को बेच दिया तो धारा 40 कहती है कि अब जो ट्रांसफरर का या कन्वेंट्री का असाइनी आएगा वो भी इस अधिकार को प्रवर्तित करा सकता है। तो ये है धारा 40। धारा 40 का जो पहला हिस्सा है। टक्स बनाम मोक्से में यही हुआ था कि फिर एक व्यक्ति ने बगीचा बेच दिया, जिस व्यक्ति ने बगीचा खरीदा वो उसने निर्माण चालू कर दिया। तो मालिक था पहला वाला जो भवन का मालिक, वो चला गया कोर्ट कि साहब इसको रोकिए, ये देखिए प्रसंविदा है हमारे और इसके मूल अंतरक के बीच, इसको जिसने अंतरित किया इसके विक्रेता के बीच, और इस प्रसंविदा का पालन हो चाहिए। तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, इंजंक्शन दे दिया। यही है टक्स बनाम मोक्से का मामला। दूसरी चीज इसमें आती है कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो इसका दूसरा पैरा वो कहता है कि जहां की अन्य व्यक्ति ऐसी बाध्यता से फायदा उठाने का हकदार हो जो संविदा से उद्भूत हो। देखिए वहां पर क्या बात की, ऐसी कवर्नेंस की बात की जा रही थी पहले पैरा में।
अब यहां पर किसकी बात की जा रही है? संविदा की बात की जा रही है। और संविदा कैसी है कि स्थावर संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध एक संविदा की गई, एक संविदा की दो पक्षकारों ने, और संविदा में उन्होंने क्या किया कि स्थावर संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध, एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के ओनरशिप से संबंधित कोई संविदा कर ली। तो जिस व्यक्ति को इस संविदा से अधिकार मिल रहा था वो क्या कर सकता है? उस स्थावर संपत्ति, इस अधिकार का प्रवर्तन वो दूसरे के खिलाफ भी कर सकता है। इसका जो दृष्टांत उसी से समझ जाएंगे कि जो दृष्टांत है वो दूसरे पैरे को ही डील करता है। जो दृष्टांत है वो कहता है कि खा को एग्रीमेंट टू सेल, आप लोगों ने सुना होगा, जो एग्रीमेंट होते हैं प्रॉपर्टियों को लेकर, एग्रीमेंट टू सेल की ही बात यहां पर की जा रही है। तो एग्रीमेंट टू सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा, आगे भी पढ़ेंगे धारा 55, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल प्रॉपर्टी में आपको कोई राइट नहीं देता। एग्रीमेंट टू सेल से प्रॉपर्टी में आपको कोई राइट नहीं मिलता है। पक्षकार जिन्होंने एग्रीमेंट किया था वो एक दूसरे से प्रतिफल इतफल लेकर काम चला सकते हैं। लेकिन धारा 40 थोड़ा सा उससे विचलन करता है। धारा 40 का जो सेकंड पैरा वो कहता है कि जहां एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, धारा 40 कहती है कि खा को सुल्तानपुर बेचने की संविदा का करता है। खा ने सुल्तानपुर, उसका एक प्रॉपर्टी थी, उसने का से संविदा की कि मैं तुमको सुल्तानपुर बेच दूंगा। एग्रीमेंट हुआ है, सेल नहीं हुआ, अभी सेल डीड नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल है। अब 6 महीने की शर्त हुई थी कि 6 महीने, आजकल तो आप लोग देखते होंगे प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से ही ज्यादातर बेची जा रहे हैं। तो आपने 6 महीने का टाइम दिया खाने का को कि तुम 6 महीने में मुझको इतना प्रतिफल दे देना और मैं तुम्हारी फिर रजिस्ट्री करा दूंगा। अब इस 6 महीने का अवसान होने से पहले ही खा क्या करता है कि सुल्तानपुर जो उसका खेत था वो गा को बेच देता। एग्रीमेंट टू सेल किया था, उसको 6 महीने का टाइम दिया था और 6 महीने के समाप्ति से पहले ही उसने गा को बेच दिया। तो अब खा क्या करे उस एग्रीमेंट टू सेल का? जब हम सामान्य नियम पढ़ते हैं तो सामान्य नियम है कि भैया अब तुम गए, प्रॉपर्टी गई, अब तुम उससे जाओ तो प्रतिकर ले लो, अपना प्रतिफल वापस ले लो। सामान्य नियम यही कहता है। धारा 40 देखिए क्या कहती है। धारा 40 कहती है कि यदि गा को इस बात की सूचना थी, गा को जिसके पक्ष में बाद में विक्रय कर दिया गया, उसको इस बात की सूचना थी, संविदा की सूचना थी कि का और खा के बीच एक संविदा हो चुकी है, तो जो खा है जिसके पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल किया गया था, अब कहा जा रहा है कि संविदा को गा के विरुद्ध उसी विस्तार तक प्रवर्तित करा सकेगा जिस तक वह का के विरुद्ध करा सकता था। सामान्य एग्रीमेंट टू सेल में हम जानते हैं कि पक्षकार ही एक दूसरे से बंधे होते हैं, प्रॉपर्टी इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं आता। लेकिन धारा 40 के माध्यम से एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा। धारा 40 क्या कह रही है कि संविदा से एक अधिकार किसी के पक्ष में उत्पन्न हो गया, और वो अधिकार है किससे जुड़ा हुआ है कि एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को इस संविदा की सूचना होते हुए खरीदता है, तो उस संविदा का जो वचनग्राही था, जो प्रोमिसी था, जिसके पक्ष में वचन दिया गया था, उस वचन का पालन उस विक्रेता के विरुद्ध भी करा सकता है, क्रेता के विरुद्ध भी करा सकता है। तो जो सामान्य नियम है, देखिए आप सामान्य नियम कई बार पढ़ेंगे कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो प्रॉपर्टी में कोई अधिकार क्रिएट नहीं करता, ये सामान्य नियम है आपका। लेकिन उस सामान्य नियम के साथ जब आप ये जाने कि धारा 40 फंसा देती है। धारा 40 कब फंसा देती है? धारा 40 कहती है कि यदि क्रेता को, जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा, उसको उस एग्रीमेंट की सूचना थी, तो फिर अब उस एग्रीमेंट का जो वचनग्राही है, जो प्रोमिसी है, वो इस क्रेता के विरुद्ध उसी प्रकार उस संविदा को प्रवर्तित करा सकता है जिस प्रकार वो वचनदाता के खिलाफ करा था। तो ये धारा 40 की बात हो रही है। तो पहला वाला हिस्सा किसकी बात करता है? रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स की बात करता है, और दूसरा हिस्सा बात करता है कि ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो इसका जो दृष्टांत है वो स्पष्ट कर देता है। पर ये जो आप रिस्ट्रिक्टिव जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है या रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स है, इनका प्रवर्तन आप किसके विरुद्ध करा पाएंगे और कब करा पाएंगे? जबकि ऐसा अधिकार, जो पैरा 1 अधिकार की बात करता है और पैरा 2 बाध्यता की बात करता है, ऑब्लिगेशन की बात करता है, ऐसे अंतरिति के विरुद्ध तो प्रवर्तित करा सकेगी जिसको सूचना है, प्रतिफल से उसने लिया है और सूचना है, तो आप प्रवर्तित करा सकते हैं पैरा 1 वाले अधिकार को भी और पैरा 2 वाले ऑब्लिगेशन को भी।
या फ्री में प्राप्त कर रहा हुआ अनुग्रहिक अंतर्रीति है, उसके खिलाफ भी आप प्रवर्तित करा सकते हैं। लेकिन कहा गया जिसने प्रतिफल दिया है लेकिन उसको ना तो रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स की कोई सूचना है, ना ही ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट की कोई सूचना है, उसके खिलाफ प्रवर्तित नहीं करा पाएंगे। जो प्रतिफल दे रहा है और सूचना के साथ उसको प्रीवियस कॉवेनेंट्स की सूचना है, कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन की सूचना, उसके खिलाफ तो प्रवर्तित करा पाएंगे। लेकिन जिसको सूचना नहीं है और उसने प्रतिफल भी दिया है तो उसके खिलाफ नहीं करा पाएंगे। हाँ, जो फ्री में प्राप्त कर रहा है, अनुग्रहिक अंतर्रीति है, उसके खिलाफ भी आप इस अधिकार की प्रवर्तन, धारा 40 के अधिकार का प्रवर्तन करा सकते हैं। तो ये धारा 40 की बात थी। इसमें प्रश्न होंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न होंगे, तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। अंकिता यादव जी, आप प्रश्न करिए। गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार सर, इसमें आपने ये बताया कि मतलब एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन जो आपने दिया था, जैसे ए बी है, नॉर्मल सेक्शन 11 में तो 2 पक्षकारी रहेंगे, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ये सेक्शन 40 में जो आपने बताया, तो ये जो बी है, जब ये बी डी को सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे बी कॉन्वेनेंटर होगा कि और डी कॉन्वेनेंट ही होगा, ये कंसीडर किया जा सकता है? हाँ, वही तो असाइन हो जा रहा, जो कन्वेंटी था और कन्वेंटर थे, जैसे ही वो सूचना के साथ और प्रतिफल के लिए चीजें आगे बढ़ाते हैं तो दोनों के अधिकार, एक का दायित्व है और एक का राइट है। जो कन्वेंटी था उसके पक्ष में बेनिफिट था और कन्वेंटर है उसका दायित्व था, तो दोनों पास हो जाते हैं। कन्वेंटर का दायित्व अगले अंतरीति पर चला जाएगा और जो कन्वेंटी का राइट्स था वो भी अंतरीति पर चला जाएगा। जैसे जैसे वो अपने अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते रहेंगे तो उनके अधिकार और दायित्व भी ट्रांसफर होते रहेंगे। सर वही जैसे अपन ने जैसे P1 प्रॉपर्टी बेची थी उसने, ऐसे जब जो ए था वो जो सेकंड प्रॉपर्टी जब सेल करता है, मान लीजिए उसने ई को करी जी, ठीक है, जो ओरिजिनल थी, जो मतलब उसने अपना मकान अपने पास रख लिया था, उस मकान को वो सेल कर रहा। हाँ, तो सर तो फिर यहाँ पे ये भी क्या कहलाएंगे, मतलब कोवेनेंटर ही कहलाएगा ना ये भी? ये असाइनी ऑफ द कोवेनेंटर कहलाएंगे, असाइनी ऑफ द कन्वेंटी कहलाएंगे। जी और सर, संविदा तो उनके बीच हुई थी ना, पहले वाले अंतरण के पक्षकारों के बीच, ये तो उनके असाइनी कहलाएंगे। जी सर, थैंक यू। आज सर रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी सर, एक बार में कहे कि वो चीजें स्पष्ट होने वाली नहीं। नहीं तो फेसबुक लाइव है अपना, आज का जो सेशन है ये फेसबुक में हमारे मिशन फ्री लीगल एजुकेशन का जो पेज है उसमें लाइव है और रिकॉर्डेड है, तो आप उससे देख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग चाहिए। नहीं, अपलोड है, फेसबुक में अपलोड हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर, आपके इस मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार। एक प्रश्न और आ गया, पूजा वर्मा मैडम आप भी कर लें, जिन्हें प्रश्न करना है हैंड रेज कर लें। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें सब प्रसंविदा जो हो रही है तो सर वो अंतरक दे रहा है ना, मतलब अंतरक कर रहा है अंतरीति से, तो प्रसंविदाकारी तो सर अंतरक हुआ ना, आप बोल रहे थे अंतरीति हुआ प्रसंविदाकारी। नहीं, वचन कौन देगा? अंतरक के पक्ष में वचन जा रहा है ना, तो जो वचन देगा वो कहलाएगा प्रसंविदाकारी, प्रसंविदाकार। वचन कौन दे रहा? अंतरीति दे रहा है कि मैं इस पे अब बगीचा ही मेंटेन करूंगा, जो प्रॉपर्टी ले रहा है, तो वचन देने वाला कहलाएगा प्रसंविदाकार। और किसके पक्ष में दे रहा है? अंतरक के पक्ष में दे रहा है, तो वो कहलाएगा प्रसंविदाकारी। सर वचन तो सर अंतरक दे रहा है ना कि तुम ऐसा नहीं करना, गार्डन मतलब नहीं, गार्डन ही बना। जो वचन कौन देगा? जिसको पालन करना है। अंतरक तो उससे कह रहा है कि तुम ऐसा कहो, तो वो कह रहा है कि हाँ साहब मैं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। तो करने ना करने का वचन तो अंतरीति दे रहा है ना। जी 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 सर, समझ गए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जौहर हुसैन, जौहर जी थोड़ा सा आवाज नहीं सुन पा रहे। आपकी आवाज नहीं आ रही जौहर जी। धारा 40 के अंदर मे और शॉल का यूज भी हो सकता है क्या सर? कहाँ पर? जहां पे इक्विटी है ना, जहां पर जो प्रसंविदा है वो रनिंग विद द लैंड होनी चाहिए, तो जहां ला के माध्यम से रन करेगी तो वहां सेल हो जाएगा, और जहां पर इक्विटी के माध्यम से करेगी तो फिर कोर्ट अभी कंसीडर करेगी आपकी चीजों को, तो वहां पर में हो जाएगा। मे और शॉल को एक बार हिंदी में भी बता पाएंगे, सकता है और सकेगा में? अब आप तो खुद ही बता पा रहे हैं, जहां सेल है वहां ऑब्लिगेटरी है, और जहां में है तो कोर्ट का डिस्कशन है कि वो आपको रिलीफ देना दे।
निकिता सेठ आप प्रश्न करिए। सर मेरा 2 क्वेश्चन था सर। जी। सेक्शन जो 11 है सर, 11 को 14 के साथ कोलैबोरेट करके हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना फिर? बिल्कुल 11 को 14 के साथ, और जो वहां पर आप ये 55 भी बता पाए कि वहां पर जब दूसरा हिस्सा बताते हैं 40 का, कि वहां एग्रीमेंट टू सेल कोई अधिकार क्रिएट नहीं कर रहा प्रॉपर्टी में, लेकिन उससे ये डिवियंस है यहाँ पर धारा 40 उसका एक अपवाद है सामान्य नियम कर, कि एग्रीमेंट टू सेल पक्षकारों को ही बाध्य करता है। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी को भी बाध्य कर देगा। और सर इसमें जो सेकंड यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है सेक्शन 14 में सर, तो सर यहाँ पे जो ये लास्ट लाइन लिखी कि क संविदा ग के विरुद्ध उसी विस्तार तक प्रवर्तित करा सकेगा जिसे वह क के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता है। सर ये लाइन थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई। तो देखिए वो का से लेता, जो का है वो खा के विरुद्ध कैसे करा सकता है? वो यही तो कहता कि ये प्रॉपर्टी हमको सेल करे। जब आपने एग्रीमेंट टू सेल किया तो जो जिसको आपने एग्रीमेंट टू सेल का वचन दिया है वो आपसे कैसे संविदा का प्रवर्तन कराएगा? कहेगा ये प्रॉपर्टी हमको सेल करो, कोर्ट से ऑर्डर करवाएगा कि नहीं इनसे कहिए कि अपने वचन का पालन करें, और आपसे रजिस्ट्री करवा देगा उस जमीन की। तो यही कह रहा है कि वो जब सी के विरुद्ध भी अपने इस अधिकार का प्रयोग करेगा ना, तो वो उसी प्रकार करेगा जैसे वो का के विरुद्ध करता है। सी से भी कहेगा कि नहीं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पक्ष में भले सेल डीड बन गई है, लेकिन मेरे साथ उसने संविदा की थी, तो तुम अब मुझको ये नई सेल डीड बनवाओ, मेरे पक्ष में करो। इसी प्रकार करा सकता है। धन्यवाद सर। प्रॉपर्टी बेचने को बाध्य कर सकता है। धन्यवाद सर, आपके इस मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार। आप सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, आप सबका भी आभार। धन्यवाद। आज की क्लास आप लोग फेसबुक पे लाइव मिशन फ्री लीगल एजुकेशन का जो वेब पेज है उस पे